एक सिंपल सा सवाल, इश्यूज पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं? आपने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सुना होगा। कुछ कंट्रीज टॉप पे हैं, जहां लोग कहते हैं काश वहीं पैदा होते। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ कंट्री बदलने से आदमी खुश हो जाता है, या फिर खुशी इशू कम होने से आती है? पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हम उसे इशू बोल देते हैं, सोशल लाइफ में आए तो नैरेटिव बन जाता है, और नैरेटिव धीरे धीरे सोच को कंट्रोल करता है। देश के इशू रियल होते हैं या उन्हें बार बार रिपीट करके रियल बना दिए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इश्यूज सच में सॉल्व हो जाए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं दैट इंडिया इज फेसिंग इश्यूज और डीलिंग विद प्रोपेगेंडा। Sir, what is happiness? से हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीस। जब आप लाइफ में पीस अटेन कर पाते हैं, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट मेरे किताब में लाइफ में मज़ा तब आता है जब आप शांत होते हैं। तो एकदम क्लियर अगर डेफिनेशन में बोलूँगा तो पहला तो अंडरस्टैंडिंग है फिलोसफिकल लेवल पे। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी के इश्यूज टेकन केयर ऑफ हो जाएं, Okay. बहुत फंडामेंटल लेवल पर, और जिनको लेके आपके दिमाग में कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई चिड़चिड़ापन पैदा ना हो, then also you attain peace and happiness both. So according to me, happiness is peace and when the issues are taken care of. Basically, राशन, पानी, रेंट, जी। EMI, फीस, अगर if these things are taken care of, नहीं, these are materialistic things. मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है, ट्रैफिक की वजह से, बेगर्स की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लोगों के अप्रोच की वजह से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। तो जो आपकी पॉजिटिविटी और माइंडसेट के साथ आप उतरते हैं, वो आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है, और आपका जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है वो एकदम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे देखूं, तो आपको अगर खुशी देखनी है तो आप अपने बचपन को देखिए। करेक्ट। बचपन में जाम नहीं दिखता, हाँ, बचपन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता, बचपन की दुनिया अलग दिखती अलग है। रहती है। वो अलग दुनिया अब नहीं दिखती। तो अगर आपको हैप्पीनेस समझना है तो अपने बचपन को पलट के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यार बहुत ही बेसिक इश्यूज थे जो टेकन केयर ऑफ हो जाते थे। पतंग चाहिए, मिल गई। 1 घंटा और सोना है, सोने दिया। पेंसिल चाहिए, मिल गई। कुछ खाना है, बन गया। तो जब आपकी फंडामेंटल नीड्स को टेकन केयर ऑफ कर लिया जाता था बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, तब आप हैप्पीनेस अटेंड करते हैं। और हैप्पीनेस अगर आती है तो वो तब आती है जब आप पीस अटेंड करते हैं। तो शांत अगर आप हैं तो आप खुश हैं। तो आज की सोसाइटी में शांत रहे कैसे लोग? हाँ, ये तो यार, ये तो प्रेमानंद जी अपना काम कर रहे हैं वृंदावन से। मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ जिससे आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि शांत कैसे रहें। मैं भी उसी मुख्य धारा का आदमी हूँ, कैसे बोलूँ कि शांत कैसे रहें। मुझे लगता है आपका जो असली कैरेक्टर है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में ही चेक होता है, कि तब तय होता है कि आप शांत हैं कि नहीं। सामान्य परिस्थितियों में अगर आप अशांत हैं तो वो तो एक कॉमन मैन है, हर आदमी वैसा ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों में एक भी चीज़ आपके जीवन में सही नहीं है और फिर भी आप शांत हैं, तो ये वाकई इज अ साइन ऑफ कैरेक्टर, कि आप यूर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और यूर अ विमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि आप बौखला नहीं रहे हैं, छटपटा नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जब आप इश्यूज से डील करना सीख जाते हैं, परिस्थितियों से डील करना सीख जाते हैं और शांत हैं इसके बाद भी, तो आप सही जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि शांत कैसे रहा जाए, उसका तरीका है कि परिस्थितियाँ विपरीत हैं और आप काम हैं, तो आप सही जा रहे हैं। सर, आपने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सुना है? हाँ, सुना है ना। क्या करती है वो? यार, मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो कुछ 5-6 पैरामीटर्स पे होती है। हेल्प करिए अगर मैं भूल जाऊँ तो। एक तो पर कैपिटा इनकम, जी। उसको सरल भाषा में कहें तो एक आम आदमी अपने जीवन यापन के लिए क्या कमाता है, हाँ। सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट वहीं से आता है, क्योंकि जिससे आपकी सारी नीड्स टेकन केयर ऑफ हो गई। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपके मन में कोई लोड नहीं है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी को उधार नहीं चुकाना है, सब कुछ टेकन केयर ऑफ हो गया। घर में जो भी चाहिए सब हो गया। तो सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से होती है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर कुछ होता है तो वो होता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी एक अलग चीज़ मैं मानता हूँ। देखिए, हमारे देश में नहीं है बहुत ज़्यादा,
जनरोसिटी को मैं सीधे सीधे फिलैंथ्रोपी से जोड़ता हूँ। देने की सोच कैसी है आपके अंदर। ओके। अगर आप देने की मानसिकता रखते हैं तो ये तभी मुमकिन है कि आपकी सोच में ये मानना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। नहीं होता। और मेरे पास 2 रुपए हैं और मुझसे किसी ने 50 पैसे मांगे तो मैं सोचूंगा यार ले लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। उसमें ये थॉट नहीं होता कि ये मुझे वापस कब देगा और क्या करेगा। करेक्ट। वो भाव से कभी आप किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो अगर आपके अंदर देने की मानसिकता है, फिलैंथ्रोपिक माइंडसेट है आपका, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला आपको इतना नवाजेगा उस चीज़ से कि फिर आप देते रहें, कारगर रहेंगे, जनरस देने के रहेंगे लिए। आप हमेशा बिल्कुल, सोसाइटी में। बिल्कुल। और जनरोसिटी तभी पैदा होती है जब आपके इर्द गिर्द आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। आप जब अपने इर्द गिर्द कमियां महसूस करते हैं या डिस्पैरिटी महसूस करते हैं तो वो टेकन केयर ऑफ होती है। ओके। तो एक पर कैपिटा इनकम हो गई, फिर जनरोसिटी हो गई। फिर अगर करप्शन नहीं है, अगर करप्शन नहीं है, मैं कोई काम कराने गया, प्रोसेस हुआ, मेरा काम हो गया। मैं लाइसेंस बनाने गया, मैंने अप्लाई किया, मुझे बुलाया, किया, लाइसेंस हाथ में आ गया। वोटर आईडी बनाने गया, बन गया। पासपोर्ट बनाने गया, बन गया। मेरे से कुछ गलती हो गई और मेरा चालान कट गया, टेकन केयर ऑफ हो गया। कोई नेगोशिएशन नहीं, है, कोई कुछ नहीं। अनाप शनाप बातें नहीं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मैं मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स में सारी चीज़ें बराबर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कर रही हैं। तो पर कैपिटा इनकम, जनरोसिटी, करप्शन नहीं है, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बीमार हुआ और मैं गया और मुझे पता है कि यार इस डिस्पेंसरी में मेरा इलाज सस्ते में हो जाएगा, तो मुझे बीमारी भी परेशान नहीं कर रही है, कि मुझे पता है कि माई हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ। तो मुझे लगता है मुख्यतः यही कुछ 4-5 पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पर आप हैप्पीनेस इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई थिंक टॉप में कुछ भूटान एक कंट्री है जो आती है। जो आती है। तो आप समझिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो कितनी क्लियरली बताई गई है, जिसको अभी हम बात कर रहे हैं, कि अगर आपकी जीवन की इंटरनल और एक्सटर्नल समस्याओं का टेकन केयर ऑफ कर लिया जाए तो आप मानसिक तौर से शांत हैं। और अगर आप मानसिक तौर से शांत हैं मतलब आप खुश हैं। खुश हैं। क्योंकि अशांत मन खुश नहीं खुश होता। नहीं हो सकता। उसमें एक सोशल सपोर्ट भी आता है, बिल्कुल। जो लोगों से आपको मिलती है। देखिए, सोशल सपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके अंदर फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी आती है। कि आपको अगर दिमागी परेशानी है तो आप किसी इंसान से बात कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ का प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप गुरु से बात कर सकते हैं। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या किसी मेंटर से बात कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपकी, तो मैंने बोला ना, मेंटल मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, आपको सब कुछ अगर टेकन केयर ऑफ हो रहा है तो आपका मन शांत है। और अगर मन शांत है मतलब आप खुश हैं। प्रेमानंद जी खुश हैं इसलिए शांत हैं नहीं, शांत हैं इसलिए खुश हैं। उसमें सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, फ्रीडम टू मेक चॉइस। हाँ, ये हमारे यहाँ मिसिंग है, मगर ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है हैप्पीनेस इंडेक्स का। तो ये तो इस मामले में हिंदुस्तान तो पहले 8 साल के जन्म में ही खत्म हो जाता है बच्चा, है ना। पहले 10 साल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो उससे छीन ली जाती है वो है फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया जो है बहुत पीछे है। क्यों, आप बहुत अच्छी बात बोली कि तो व्हेन यू डोंट हैव अ फ्रीडम टू मेक चॉइसेस तो आपके अंदर कुड़न पैदा हो जाएगी बचपन से ही। साइंस नहीं चाहिए था, कॉमर्स पढ़ना था। साइंस नहीं पढ़ना था, आर्ट्स पढ़ना था, या मुझे लिटरेचर पढ़ना था। इसकी अगर आज़ादी आपके पास नहीं है तो आपके जीवन की बहुत पहले की शुरुआत ही सफोकेशन के साथ शुरू हो रही है। तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ इश्यूज दिखाई देंगे, खुशियाँ कहाँ दिखेंगी। आज इंडिया की सिचुएशन अगर हम देखें, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ली, जी और अभी का सिचुएशन ये कहाँ जा रहा है? सर, आपने जो आखिरी वर्ड बोला ना, मैं तो उसी का फ़ैन हो गया। मतलब फ्रीडम टू मेक चॉइसेस ही नहीं है। तो आगे क्या बोलना? आप खुश कैसे होगे? आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है। आप क्या खाना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है। आप किससे प्यार करना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है। आप करियर किस में परसू करना चाहते हैं उसकी आज़ादी नहीं है। तो जब आपके पास फ्रीडम टू मेक चॉइसेस नहीं है तो पहले ही पायदान पे आप तो फेल हो गए ना। तो जो हमने टर्म्स डिस्कस किए, पर कैपिटा इनकम, जेनरोसिटी, सोशल सर्कल, करप्शन, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, तो सबसे पहली चीज़ पे ही सारा खेल खत्म हो गया सर। हम बहुत गलत चीज़ें ढूंढ रहे हैं। वी डोंट हैव अ फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। वेरी वेल सेड। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक ब्रिंग इश्यूज इन आवर लाइफ। व्हेन इट कम्स टू इश्यूज या ग्रोथ, प्रोपेगेंडा, दीज आर 3 टेक्निकल डिफरेंट टर्म्स। जी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब ग्रोथ इश्यूज में ढूंढ रहे हैं, या प्रोपेगेंडा जब बन रही है उसके अंदर ग्रोथ और इशू दोनों हो रहा है? हिंदुस्तान 3 चीज़ों पे चल रहा है, ग्रोथ, इश्यूज एंड प्रोपेगेंडा। अच्छा, चौथा बताइए आपके हिसाब से क्या है? इसमें सब कवर हो गया है भाई। सब मान रहे हैं इंडिया की ग्रोथ हो रही है, हाँ,
और सब मान रहे हैं हिंदुस्तान में इश्यूज बहुत हैं बहुत ज्यादा और प्रोपोगंडा बहुत हो रहा है, भरते ही जा रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। चौथा क्या है, सब कवर है इसके अंदर। सो इंडिया इज रनिंग ऑन 3 थिंग्स, ग्रोथ, इश्यूज एंड प्रोपोगंडा। इसके अलावा और कुछ है नहीं, मतलब बचा ही नहीं है सब कुछ। कवर है। अब मुख्यतः अगर आप इश्यूज और प्रोपोगंडा को समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ग्रोथ का तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर आम जन तक नहीं पहुँच रही। एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको ग्रोथ का फायदा दिख रहा है, लेकिन जो बहुत निचले तबके पे है उसको उसको नहीं दिख रहा है। उसको कोई फायदा नहीं उस ग्रोथ से एज ऑफ नाउ। जिसके पास गाड़ी नहीं वो एक्सप्रेस वे का क्या करेगा, जिसके पास खाने को नहीं वो मॉल का क्या करेगा। 80 करोड़ आबादी अगर राशन पे है तो यहाँ सवाल खत्म हो जाता है, करेक्ट। लेकिन इश्यूज और प्रोपोगंडा में बहुत भारी फर्क है, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत भुनाया गया है अनफॉर्चुनेटली। क्या डिफरेंस क्या है उनका? देखिए इश्यूज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इश्यूज जो लाइफ इम्पैक्ट करते हैं, ओके। और एक इश्यूज होते हैं जो साइकोलॉजी इम्पैक्ट करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ इम्पैक्ट करती हैं इश्यूज, जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, Health. हेल्थ, करेक्ट। इन्फ्लेशन, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी लाइफ इम्पैक्ट करती हैं। अगर इन इश्यूज़ को आप टेकन केयर ऑफ करो, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हंगर, खाने को जो समस्या है कि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ये अचीव कर लिया आपने, मतलब भरा पेट मेहनत करता है, खाली पेट कहाँ। हाँ, क्रिएटिविटी खाली पेट पे नहीं निकलती है। तो शाहरुख खान सेड समवेयर ना दैट डोंट बिकम अ फिलोसफर बिफोर यू बिकम रिच। तो ये आइडिया कहाँ से आता है, अगर आपका पेट भरा है तो आप सोच पाएंगे। तो अगर आपने इस देश की भूख को टेक केयर कर लिया, शिक्षा को टेक केयर कर लिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक केयर कर लिया, तो आप महंगाई को टेक केयर कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट को टेक केयर कर लिया, तो स्ट्रेट अवे दीज ऑल थिंग्स इम्पैक्ट समवंस लाइफ। ओके। ये रियल इश्यूज होते हैं विच इम्पैक्ट्स लाइफ। ओके। और जो साइकोलॉजी इम्पैक्ट करते हैं दे ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी, फॉर एग्जांपल रिलीजन, कास्टिसिज्म, एनिमल्स लाइक करंटली डॉग को लेके जो इशू चल रहा है, या काऊ को लेके हम जो बात करते हैं वो है, रेसिज्म है, या क्राइम अगेंस्ट विमेन है। ये सब क्या करता है, ये आपका प्रोपोगेंडा होता है। तो ये हम बताते हैं कि हम उनसे बेहतर थे या हम उनसे बेहतर हैं। घर घर तक जो ये बात पहुंच रही है, घर घर तक बात, रियल इश्यूज जो लाइफ को इम्पैक्ट करे वो नहीं पहुंचे, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं रही है। तो बात क्या करेंगे, हम किस पर बात कर रहे हैं, हम इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि किसने किसको गाली दे दी, किसने क्या बना दिया, कि हम स्मारक बना रहे हैं, हम स्टैच्यूज बना रहे हैं, हम घर पे बता रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो रियल इश्यूज हैं वो कहाँ कवर हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ। दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड फंक्शन, कि जो आप लगातार दिखाते रहोगे, हैमर करते रहोगे, फिर वही सच हो जाता है। आज के दौर में भी हम रिलीजन और कास्टिज्म कहाँ जूझ रहे हैं, सोचिए आप। वी आर सिटिंग इन 2026 और ये हम सिचुएशन किससे जूझ रहे हैं। तो दैट्स व्हाट द, तो इश्यूज 2 तरह के हैं, जो जो मेरे पेरेंट्स की साइकोलॉजी इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक वो इशू है, जो मेरी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक वो इशू है। बहुत सिंपल डिफरेंस है ये। प्रोपेगेंडा क्या हुआ फिर? प्रोपोगेंडा का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। प्रोपोगेंडा का मतलब होता है कि देखिए मैं जा रहा था और अचानक से मेरे घर में एक बिल्ली घुस गई और बिल्ली ने घुसकर मेरे को काट लिया। अब मैं इसकी न्यूज़ बनाऊंगा कि वो बिल्ली किस रंग की थी, और बिल्ली किस मोहल्ले से आ रही थी, बिल्ली क्या खा के आ रही थी, बिल्ली ने मुझ पे ही हमला क्यों किया, बिल्ली मेरे ही घर में क्यों घुसी, और ये चल रहा है। किसने किसको गाली दे दी, ये चल रहा है। ये इंडिया है कि भारत चल रहा है। कुत्तों को पकड़ के जेल में डाला जाए और उनको शेल्टर में, ये चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हो रही। आप कहाँ बैठे हो भाई? हम इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अगर कोई सवाल आपका है, नहीं तो मैं इस पर बिल्कुल अलग से बात करूंगा कि हम कहाँ डील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये इश्यूज डील कर रहे हैं या प्रोपोगेंडा डील कर रहे हैं, ये आपको समझना है, या आम आदमी को समझना है। हम डिफेमेशन केस ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। पुराने केस इतने पड़े हुए हैं। अरे हम डिफेमेशन केस ही हमने उस पर 2 करोड़ का 100 करोड़ का वो कर दिया, मुकदमा कर दिया मानहानि का। मानहानि के केस चल रहे हैं। तो कहाँ हम फंसे हुए हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट ऐड कर दे, वो आप समझ लो प्रोपोगेंडा है। बट सर, प्रोपोगेंडा शब्द अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सडनली पिछले 10-15 सालों में एक उठ के आया, उसके पहले लोग कभी बात नहीं करते थे या कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? नहीं, हमेशा से करता था। आप प्रोपोगेंडा को सीधे जोड़ दो ना राजनीति से। जिसके हाथ में पावर है उसी के हाथ में इशू करना है, कि इशू डिस्कस करना है, कि प्रोपोगेंडा करना है, वो उनके हाथ में है। तो आप ये मत बोलिए कि पिछले 10 साल में ही हुआ है। इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स।
बट ये उभर के तो पिछले 10-15 साल में ही क्योंकि आई पीआर मशीनरी काम करने लगी। पहले पीआर मशीनरी काम नहीं करती थी, अभी पीआर मशीनरी काम कर रही है कि आपके इंस्टाग्राम है तो फेसबुक है तो यूट्यूब है तो ओटीटी है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ फैलाया जाएगा। तो जितना ज़्यादा कोई चीज़ जब फैल जाती है तो वो प्रोपोगेंडा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो बड़े स्तर पे चली गई है अब। सो दैट्स अ डिफरेंस। सो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, हमेशा से था, पर पीआर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया अब। मगर क्या बेनिफिट है इतना? लॉन्ग टर्म बोल लीजिए, शॉर्ट टर्म बोल लीजिए, ऐसा क्या बेनिफिट है प्रोपेगेंडा? चलिए, आप अपने पिताजी से जाके बैठ के बात करिए और बोलिए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। आप थोड़ा पीछे जाइए, आप बोलेंगे भाई मेरे को ये करना है 12th के बाद, तो उसका पहला आंसर होता है कि पहले नंबर ठीक से ले आओ। अभी बात क्या हो रही है कि क्या मुझे ये करना करना है, उनका जवाब क्या आ रहा है? नंबर ठीक तो जब आपका सवाल का जवाब इधर उधर हो जाए कि सवाल ये है और जवाब कहीं और जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो इश्यूज़ को एंटरटेन नहीं करना है। ओके। क्योंकि उसको एंटरटेन करने के लिए आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी कि क्यों करना है, ऐसा क्या है, उसमें क्या फ्यूचर है, क्या खर्चा होगा, कैसे करोगे, क्या पढ़ाई करनी होगी। तो बहुत सवाल हैं, उसका सरल जवाब क्या है? पहले नंबर लाओ। वो डिस्कशन ही हम बाद में करेंगे। खत्म हो गई ना बात। तो जब आप इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते और उसके बदले कुछ नई चीज़ चाहते ताकि इश्यूज पर बात ना हो, तो क्या होता है? प्रोपेगेंडा होता है। अगर ये इसकी बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट आम आदमी के लिए नहीं है। हर पार्टी, हर चीज़ में, हर चीज़ के अंदर दो लोग मौजूद होते हैं, एक करने वाला और एक सहने वाला। अच्छा तो प्रोपोगंडा का फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो रियल इश्यूज तक आप नहीं पहुंचते। ठीक है। दूसरा, यू आर एबल टू कंफ्यूज द ऑडियंस। अच्छा, उनको दिखाना कुछ और है, करना कुछ और। नहीं, आप कंफ्यूज हो गए ना। मैंने आपसे पूछा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपने बोला आर्टिकल 370, बात खत्म हो गई। और बोलने का पावर आपकी तरफ है क्योंकि माइक आपके पास है। जो पूछ रहा है सवाल, उसके पास माइक 30 सेकंड 10 सेकंड के लिए है, पर आपके पास माइक जवाब। फिक्स है। तो आपके ऊपर है कि जवाब में क्या देना चाहता हूँ। तो आप ऑडियंस कंफ्यूज कर सकते हैं, पावर में बने रह सकते हैं, आप अपने इमीडिएट एजेंडाज को टेक केन कर सकते हैं, और क्या क्या करना है उसको करने के लिए आप प्रोपोगंडा को आगे कर सकते हैं। इंडिया गॉट सो इजली कंफ्यूज, वन पॉलिटिशियन केम इन टू पिक्चर एंड सेज कि डॉग बाइट केसेस आर इंक्रीजिंग। पूरा हिंदुस्तान डॉग्स को मारने के पीछे तुल गया। आप सोचिए कितनी विकृत मानसिक, कितना आसान है इस देश में प्रवोक कर देना। बरगला दे रहे हैं लोग। आप कुत्ते मार रहे हो, मैं हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं जिक्र ले आता हूँ कि मैं तो इससे अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। इससे अमानवीय वो कैसा पॉलिटिशियन होगा जो ये बोल के निकल गया और पूरा हिंदुस्तान कुत्तों को मारने में लग गया। सुप्रीम कोर्ट पर बहस हो रही है। आपने कभी सोचा होगा जिंदगी में अपनी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेके बहस हो रही है, जो कि मानवता के आधार पे आप ये बात बोल सकते हैं। इसके लिए डिबेट भी नहीं चाहिए, पर डिबेट चल रही है, तर्क वितर्क हो रहा है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कैन यू जस्ट इमेजिन हम कहाँ खड़े हैं, जबकि सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेसिस पे आप बोल सकते हैं यू लिव एंड लेट देम लिव। आप उनका वैक्सीनेशन कराइए और उनको छोड़ दिए जहां पर वो पैदा हुए। बहुत से बहुत न्यूट्रल करा लीजिए। आदमी पूरी तरह से जानवर बनने पे तुला हुआ है, बन चुका है। तो इस पे हम कितनी देर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप हालत देखिए तो जब आप इश्यूज प्रोपोगेंडा की बात कर रहे हो तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल। तो पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो हाँ ठीक है, इफ प्रोपेगेंडा इज दैट, उसके कुछ तो नेगेटिव पॉइंटर्स भी तो होंगे। प्रोपोगेंडा के बिल्कुल है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी क्लीनली ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि जनरेशंस इम्पैक्ट होती हैं। आप नहीं हो रहे, आपकी औलाद होगी। आप मत सोचिए कि आप इम्पैक्ट हो रहे हैं, आप तो उस प्रोसेस का हिस्सा हो। इम्पैक्ट तो आपकी अगली जनरेशन होगी। विजनलेस जनरेशन पैदा होती है, वो इसी में ढूंढते रहते हैं। तो जो इस अगेन, मैं आप पॉलिटिशियंस को ब्लेम मत करिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं। ये बड़ा आसान है, बहुत सारे लोग अपने बातों में बोल देते हैं पॉलिटिशियंस को गाली देने। मैं आपको बताता हूँ, आपके फादर ने कहा जाओ कुत्ते को मार के आओ, आप मारोगे? अगर आप ये मानते हैं कि उसको मारना गलत है तो आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे, भले ही आपके फादर अथॉरिटी में हो, और आप ये इंश्योर करेंगे कि वो भी ना मारे। तो जो लोग सड़क पे उतर के जानवरों को मार रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, आप मार रहे हो, तो आप पॉलिटिशियंस को गाली मत दीजिए। उनका काम है, उन्होंने बोल दिया। अब आपका मानना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अभी वो पॉलिटिशियन आपको बोल दे कि भाई जिनके भी एक से ज्यादा बच्चे हैं वो दूसरा बच्चा दान कर दे देश के लिए, कर दोगे क्या? नहीं करें। फिर रैशनल थिंकिंग तो रखोगे ना यार आप, फिर इमोशनल घुस कि भाई मेरा नेता मुझसे कुछ कह रहा है, मैं सहमत असहमत हो सकता हूँ, मेरे एक्शन तो मेरे कंट्रोल में है ना। करेक्ट। लेकिन पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर लोग कुत्तों के पीछे पड़े हैं, महिलाएं दौड़ी चली जा रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड दौड़े चले जा रहे हैं, चेयरमैन परेशान हुआ जा रहा है।
विकृत मानसिकता है। कितना आसान है आदमी के अंदर के जानवर को जगाना। अगर हम पॉलिटिकल एंगल निकाल दें जी, तो प्रोपोगंडा कौन कौन से एलिमेंट हैं अपनी सोसाइटी में जो उसको बढ़ावा देते हैं या प्रोमोट करते हैं? कौन सी चीज़ें प्रोपेगेंडा के अंदर आती हैं? तो मैंने आपको बोला ना, रिलीजन, कास्टिज्म, डॉग्स, काऊ, जो बहुत ही क्लियरली डिस्कस होते हैं। ओके। इनॉग्रेशंस बाय द पॉलिटिशियन, बढ़ चढ़ के वो बातें करना जो रियलिटी में दिख नहीं रही हैं, ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता है। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई चीज़ नेग्लेक्ट की जा रही है जी, तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, अगर उसको सॉल्व कर दिया तो पॉलिटिक्स किस पे होगी? मैंने अभी आपसे बोला ना, अगर आप और आपके फादर बैठ के बात कर रहे हैं और आपका एक इशू है और आपने बोला, उन्होंने बोला ठीक है कर लो, तो अभी क्या होगा? अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन है, अगर ये इश्यूज हैं, अगर आप इनको टेक केयर, देखिए ये रहेंगे तभी तो आम जन आपस में भिड़ते रहेंगे। भिड़ते रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। अब आप एक बात बताइए, आप तो बहुत आजकल न्यूज़ देखते होंगे जात पात के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर, करेक्ट? अब आप एक लॉजिकल बात सोचिए, एक ब्राह्मण का बच्चा पढ़ के निकलता है और एक बड़े शहर जाता है, छोटे शहर से, उसकी पगार उतनी नहीं है जो आप देखते होंगे आईटी कंपनीज में, और फिर वो 4 लोग मिलकर एक रूम लेते हैं, करेक्ट। फ्लैट शेयरिंग होती है। जी। कितने लोग फ्लैट शेयरिंग के दौरान ये महसूस कर पाते हैं या ये बात करते हैं कि हम एक धर्म की, एक जात के लोग एक साथ रहेंगे? मजबूरी है ना। I have friends who are Muslim. I have friends who are from the category, but this has never been discussed. We shared the food, we shared our life together. We shared our life together. तो ये आप उनसे पूछिए जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो वोट बैंक नहीं है, नहीं है, वो तो अपनी मजदूरी में अलग लगा हुआ है। वो अपना काम कर रहा है, उसका टाइम ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन जो छोटे शहर हैं जहाँ पर लोगों को सही न्यूज़ का एक्सेस नहीं है, वहाँ पर लोग इसी में व्यस्त हैं, वो इसी में दुनिया बड़ी समझ रहे हैं, पर वो ये समझ ही नहीं रहे कि कितना जनरेशन्स का आप नुकसान कर रहे हैं। एक ही चीज़ है जो आपको मुख्य धारा में ला सकती है, वो है एजुकेशन, और कुछ नहीं है। तो सर अगर इश्यूज हैं, प्रोपोगंडा है, एंड ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल एंगल तो है, तो फिर किसके इंटरेस्ट टेकन केयर किए जा रहे हैं और किसके फिर छोड़े जा रहे हैं?